नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ मनीष कुमार। कोरोना ने हमें अजीब अजीब सच्चाइयों से रूबरू कर दिया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और हम अपने आप को लॉकडाउन में 68 दिन तक रखे रहे। लेकिन उसके बाद अनलॉक का जब सिलसिला शुरू हुआ है तो तरह तरह की समस्याएं और केवल स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नहीं बल्कि दुनियावी ज़रूरतों से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं। स्कूल नहीं खुल रहे थे, मेट्रो नहीं चल रहा था, धीरे धीरे वो बातें तो पटरी पर आ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिनके कर्ज हैं, ईएमआई हैं, जिन पर मॉरेटोरियम मिल गया था, अब उनका क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत से लोगों को तनख्वाहें कम मिल रही हैं। तो ऐसे में क्या सरकार ने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है कि इस मॉरेटोरियम की जो अवधि है उसके बाद लोगों को तब भी कुछ राहत मिले? मनीष हमें बताएंगे। मनीष, बहुत ज़रूरी है, हम में, आप में, सबने एक भय देखा कोरोना को लेकर। हम भूल गए कि ईएमआई भी देना पड़ता है और ईएमआई के लिए भले ही मॉरेटोरियम हो, लेकिन उसके बाद जो हकीकत सामने आएगी उसके लिए हम कितने तैयार हैं। बहुत से लोग हैं समाज में जिनकी नौकरियां नहीं लगी हैं या पैसे कम मिल रहे हैं अब उसी नौकरी में। तो ऐसे में सरकार के पास कुछ इंतज़ाम है? सरकार इस दिशा में काम कर रही है, आरबीआई इस दिशा में संजीव जी काम कर रही है। आपको पता है कि जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो सबसे पहले आरबीआई ने अपनी तरफ से मार्च महीने से लेकर 31 अगस्त तक मॉरेटोरियम का फ़ायदा दिया। 6 महीने के लिए जिन लोगों ने ऑप्ट किया उनको 6 महीने तक बैंक उनके ऊपर जो ईएमआई का बोझ था वो बैंकों को नहीं दे रहे थे। लेकिन 31 अगस्त को मॉरेटोरियम की अवधि ख़त्म हो गई। अब सवाल उठता है कि जिनकी नौकरियाँ चली गई, जैसा कि आपने कहा, जिनका वेतन जो है वो घट गया, उनके सामने बड़ा संकट है कि वो बैंकों को कर्ज कैसे चुकाएंगे, ईएमआई का भुगतान कैसे करेंगे, बच्चों की फ़ीस देनी है, घर का खर्च चलाना है, उसके बाद ईएमआई का बोझ। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो उनका कर्ज एनपीए हो जाएगा, सिविल में उनका स्कोर जो है वो बहुत ही नेगेटिव में चला जाएगा। कल को उनकी नौकरी लग भी जाती है तो उनको कोई बैंक कर्ज नहीं देगा, कर्ज देने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये तमाम दिक्कतें सामने थी। तो सरकार में मंथन इसको लेकर चल रहा था। 3 सितंबर को मैं बता दूं, बगल में नॉर्थ ब्लॉक है, वित्त मंत्रालय है, जिसके सामने हम लोग इस समय खड़े हैं संजीव जी। और 3 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम बैंकों के प्रमुखों के साथ, एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। उसमें उन्होंने पूछा बैंकों से कि आपने ऐसे लोग जो संकट में हैं इस कोरोना काल में, उन और जिनकी ईएमआई चल रही थी, उनको राहत देने के लिए आपने क्या किया है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रयास सरकार की तरफ से हुआ है। वो प्रयास है कि आखिर उन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है जिनके पास ईएमआई तो हैं और जिनकी नौकरियां चली गई हैं या फिर जिनकी मौजूदा नौकरी में तनख्वाहें कम गई हैं। उन प्रयासों के बारे में मनीष हमें बताएं। उसके पहले आपको हम बताएं जो कैटेगरीज हैं वो 2 हैं। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने मान लीजिए कि लोन ले रखा था और पैसे नहीं दे पा रहे थे उतना जितना कि ईएमआई है, और दूसरा जो कि बिल्कुल ही नहीं दे पा रहे थे। इन दोनों कैटेगरीज के लिए राहत बताइए मनीष, क्या राहत है दिमाग में सरकार के, कैसे वो प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं नौकरियां नहीं हैं बाजार में और जिनके पास नौकरियां हैं उन्हें सैलरीज कम मिल रही हैं और कई लोगों की तो नौकरियां चली गई। तो वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा है कि आप ऐसे हर व्यक्ति की पहचान कीजिए जो इस दौर में वित्तीय संकट से, जो बैंक से कर्ज लिया हुआ है और वित्तीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे 2 लोग जैसा कि आपने बताया है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का वेतन काट लिया गया है, उसको कम वेतन मिल रहा, तो वो कैसे ईएमआई चुकाएगा। बैंक अब क्या कर रहे हैं कि वो आपस में बोर्ड में बैठ के ये तय कर रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को किस तरह राहत दी जाए। तो जिन लोगों ने मान लीजिए जिनकी नौकरी चली गई, स्वाभाविक है कि वो सितंबर महीने से 6 महीने का मॉरेटोरियम का उन्होंने लाभ लिया, लेकिन सितंबर महीने में भी वो ईएमआई का भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए एक जो फार्मूला जो हमें पता चल रहा है कि बैंक इस बात पे विचार कर रहे हैं, बैंक ये फार्मूला लेकर आएंगे, रिजोल्यूशन जो फ्रेमवर्क सामने हमारे आएगा कि उनको कुछ समय के लिए और मॉरेटोरियम का फायदा दे दिया जाएगा। अच्छा, थोड़े दिन और आप मत दीजिए, और बैंकों को आप मत दीजिए। अच्छा। तो ये उनके सामने एक पेशकश किया जाएगा, उनको एक फार्मूला दिया जाएगा कि जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है तो वो बैंकों को ईएमआई का भुगतान ना करें, और जब उनकी नौकरी लग जाएगी तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज चुकाना होगा। मान लीजिए कि आज आप होम लोन 7.5 या 8% के बीच में चुका रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको जब ईएमआई चुकाना होगा तो बैंक उनसे 8.5%
चार्ज करेगी। तो ये एक फार्मूला उन लोगों के लिए होगा संजीव जी जिनकी नौकरी चली गई है, तो लेकिन कुछ महीने का, हमें लगता है कि 6 महीने से लेकर 7-8 महीने का उनको वक्त दिया जाएगा। अगस्त तक दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर मार्च तक होगा। आप सितंबर से 4 महीना 3-7 महीना हो सकता है कि इस कैलेंडर ईयर में उनको छूट दे दी जाए, पूरे साल का एक तरह से पूरे साल का आप समझिए कि भाई आपको इस पूरे एक साल मार्च से लेकर के 31 मार्च 2021 तक आपको लोन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में आपकी अगर नौकरी चली गई है, कोई दोष नहीं, उनका दोष नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा कि जो ब्याज का दर है वो बढ़ जाएगा और साथ साथ इसमें क्या होगा संजीव जी कि इसमें मियाद भी बढ़ जाएगी। और हाँ, दो बातें एक साल, हाँ, क्योंकि आपका 12 महीना भी बढ़ गया, और ये जो 12 महीने आपने नहीं दिया तो उसके हिसाब से आपका जो ब्याज है वो भी बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज अवधि दोनों बढ़ जाती है। और ऐसे एक दूसरी कैटेगरी है जिसकी वेतन जो है जिनका घटा दिया गया, जिनको 50% शायद वेतन काट लिया गया, किसी का 20% वेतन काट लिया उनके गया, लिए सरकार ने क्या किया? उनके लिए बैंक इस बात पे विचार कर रहे हैं कि उनको कहा जाएगा कि आप EMI की, मान लीजिए कि कोई कर्ज लिया हुआ है 25 लाख का, उस पर अगर वो 21 से 22 हज़ार अगर EMI का वो चुका रहा है बैंकों को, तो कहा जाएगा कि ठीक है आप केवल 10,000 EMI का भुगतान कीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है, और 10 जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी EMI वो बढ़ जाएगा, या फिर उनका जो अवधि है लोन का वो बढ़ जाएगा। तो ये फार्मूला बैंक उनके सामने लेकर आएंगे। ये होम लोन के केस में भी संजीव जी होगा, ये कार लोन के केस में भी होगा, एजुकेशन लोन जिन्होंने लिया हुआ है उसके लिए होगा। ये रिटेल कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिटेल कस्टमर्स जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस फार्मूले पे विचार कर रहा, जो हमें जानकारी मिल रही, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 3 सितंबर को वित्त मंत्री ने NBFC के प्रमुखों के साथ, क्योंकि NBFC रिटेल लोन्स बांटते हैं, खासतौर से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो NBFCs के प्रमुखों के साथ भी वित्त मंत्री ने बैठक की, और जितने जो सरकारी बैंक है उनके साथ भी उन्होंने बैठक की। तो उनसे कहा गया है कि 15 सितंबर तक आप फ्रेमवर्क तैयार करके इसको रोल आउट कर दीजिए 15 सितंबर को। अच्छा। और इसका पूरा प्रचार करिए, उसका पूरा प्रचार करिए। ऐसे तमाम लोग जो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, उन हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, और अपने बैंकिंग नेटवर्क के जरिए उन लोगों तक आप पहुंचिए, उनके घर तक पहुंचिए, उनसे पूछिए कि क्या वो संकट में है, तो उनको जो आप फार्मूला लेकर आ रहे हैं उनको दीजिए, जिससे कि उन पे आर्थिक संकट ना आए, क्योंकि ये इस पैंडेमिक में उनका कोई दोष नहीं है। लॉकडाउन सरकार ने ऐलान किया, नौकरी इस लॉकडाउन के कारण उनकी गई, तो इस तरीके का राहत पैकेज की बात चल रही है। ये देखिए मिडिल क्लास की बात, और ये सामने वो बिल्डिंग, वो लाल इमारत जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारे कैमरामैन साथी राणा विनाश आपको दिखाएंगे कि ये फैसला जब मंत्रालय से आएगा तो उसका स्वरूप क्या होने जा रहा है। और वो जो स्वरूप होने जा रहा है वो ये है कि जैसा कि मनीष बताए, जिनके भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि घर का कर्ज लिया है किसी ने कार खरीदने के लिए कर्ज लिया है, बच्चों की शिक्षा के लिए किसी ने कर्ज लिया है, और उसकी देनदारी एक निश्चित अमाउंट बनती है, मान लीजिए 20,000 रुपये बनती है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति, नौकरी तो है लेकिन तनख्वाह कम जाने से 10,000 वो दे सकता है। तो उसके लिए इंतज़ाम ये है कि आप फिलहाल 10,000 दें, लेकिन आपकी स्थिति जब भी बेहतर हो जाएगी तो फिर आप सामान्य तरीके से दे पाएंगे, लेकिन उसके बदले में आपके साथ क्या होगा, आपका भी अवधि बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, लोन की मियाद भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से हो रहे हैं। 3 तारीख को यह निर्णायक बैठक हुई थी, 15 तारीख से इसे रोल आउट किया जाना है, और ऐसे में जाहिर है कि थोड़ी बहुत राहत उनको जिन्होंने लोन ले रखा है, मध्य वर्ग, नौकरी पेशा वर्ग, और जो तमाम मुश्किलें झेल रहा है उन्हें मिलने वाली है। इसके अलावा मनीष, सुना गया है कि लोगों के अलावा इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ किया जा रहा है। तो आपको बता दें, पूर्व बैंकर जो कि देश के सबसे महत्वपूर्ण बैंकर और बड़े बैंकर इस लिहाज से जाने जाते हैं कि रिटेल बैंकिंग में अगर पैठ पहुंची है तो उसके पीछे केवी कामत को इसका श्रेय जाता है। तो ICICI बैंक के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो बैंकर थे। तो अब उनको जिम्मेदारी RBI ने सौंपी थी कि जो इतने सारे जो सेक्टर्स हैं, वो जो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं, लोन NPA होने का लोन जो खतरा मंडरा रहा है, उनके लोन को किस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। तो ऐसे 26 सेक्टर की उन्होंने पहचान की है,
उन्होंने आरबीआई को रिपोर्ट भी अपनी सौंप दी है संजीव जी। और 26 सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसमें स्टील है, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, तो होटल इंडस्ट्री है, तो ऐसे 26 सेक्टर हैं जिसकी उन्होंने पहचान की है। उनकी लोन को रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। आरबीआई को उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है, आरबीआई ने उनके रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। उसमें उस कमेटी में कुछ और सदस्य थे और मैराथन इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई क्योंकि केवी कामत अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को कि किस तरीके से पूरा इंडस्ट्री इस समय संकट के दौर से गुजर रहा। तो जाहिर तौर पर वो रिपोर्ट सौंप दी गई और हमें लगता है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी की जाएगी और उनको भी एक राहत दी जाएगी। उनका भी लोन का जो अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा। कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको पता है कि वो इस समय बहुत संकट के दौर से गुजर रहे हैं, बिक्री घटी हुई है, बाज़ार में मांग नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको भी संकट से उबारा जाएगा जिस तरीके से एक आम कस्टमर्स को उबारने की सरकार की तरफ से। फिलहाल जैसा मनीष बता रहे हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज, सिर्फ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को अगर हम छोड़ दें तो ऐसी कोई इंडस्ट्री ही नहीं है जिसने लॉसेस नहीं सहे हों इस कोरोना के दौरान। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसके बाद सर्विसेज में, तो ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं, लेकिन उनके लिए भी इंतज़ाम है। ऐसे 26 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके लिए भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, लेकिन ज़्यादा हमारा ध्यान आम लोगों के लिए जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है उसके लिए। आखिरी सवाल यह है मनीष की सिबिल स्कोर होता है, जाहिर है सिबिल स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अगर अगली दफ़ा लोन लेना है और मैंने लोन ही नहीं दिया है या आधी EMI दी है, तो ऐसे में मेरा सिबिल स्कोर ख़राब तो नहीं हो जाएगा? तो साफ तौर पे वित्त मंत्री ने बैंकों को कहा है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो भी क्रेडिट लिया हुआ है, जिन लोगों ने क्रेडिट लिया है, बैंक से कर्ज लिया है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, उनका इस पैंडेमिक के कारण सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बार सिबिल स्कोर ख़राब हो गया तो आप समझिए कि कितनी लोगों को दिक्कत होती है। उस सिबिल स्कोर को सुधारने में बैंकों के उनको चक्कर काटने पड़ते हैं, कितनी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सिबिल स्कोर क्या होता है संजीव जी कि अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है, बैंक अगर 7.75 इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको होम लोन दे रही है और उसका न्यूनतम अगर 7.25 है, तो हो सकता है कि बैंक आपको 50% और कम कर दे, वो 7.25 भी सिबिल स्कोर को देखते हुए। सिबिल स्कोर को देखते हुए अगर 800 से ऊपर आपका सिबिल स्कोर है तो सिबिल स्कोर बहुत मायने रखता है। इंटरेस्ट रेट कितना कम आपको बैंक दे सकती है। तो सिबिल स्कोर अच्छा होना आज की तारीख में ये सबसे अनिवार्य है किसी भी कस्टमर्स के लिए। तो सिबिल स्कोर को सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि इनका सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए, बैंकों को इस बात का ख्याल रखना है। तो बैंकों को जैसा निर्देश है सरकार की तरफ से उनको इस आदेश को मानना होगा। और आरबीआई भी इस बात को चाहती है कि सिबिल स्कोर किसी का छेड़छाड़ ना हो। आपने भी देखा कि 6 महीने के लिए जब लोगों को मॉरेटोरियम दिया गया था तो आरबीआई ने बैंकों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि इस मॉरेटोरियम का जो लोग फ़ायदा देंगे, उठाएंगे, उनका सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से अब जो लोग फ़ायदा उठाएंगे इस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क का, उनका सिबिल स्कोर खराब नहीं होना चाहिए। ये सरकार का निर्देश है बैंकों को। तो चलिए, ये अगर हो जाता है तो इस कोरोना काल में, इस संकट के दौरान बहुत से नुकसान हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों की तो बात छोड़ ही दीजिए, आर्थिक संकट भी लोगों पर आया हुआ है। लेकिन अगर 3 तारीख की इस बैठक को 15 तारीख को रोल आउट कर दिया जाता है तो 15 सितंबर से हम उम्मीद कर सकते हैं जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है EMI कैसे जाएगा, उसको लेकर सरकार की तरफ से एक राहत भरी सौगात होगी। EMI आप दें या न दें तो भी आपके सिबिल स्कोर को ख़राब नहीं किया जाएगा। अगर देने की स्थिति नहीं है तो आप बाद में दीजिए, या आंशिक स्थिति है तो फिलहाल आंशिक ही दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी ब्याज बढ़ सकती है और लोन की जो अवधि है वो बढ़ सकती है, लेकिन कोरोना आया है तो कुछ लेकर जाएगा। और मान लीजिए कि इस तरह के नुकसान छोटे मोटे सहने पड़ेंगे बड़े नुकसानों से बचने के लिए। आज बस इतना ही, हमें और मनीष को दीजिए इजाज़त। लेकिन इस तरह की आर्थिक खबरें जो आपको छूती हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारा चैनल और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।